हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम बैटल ऑफ प्लासी को जो हमने पिछले लेक्चर में एंड किया था उसके आगे जो स्टोरी है बंगाल की, ब्रिटिश कॉन्कर जब कर रहे हैं बंगाल को कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, उसे पूरा करेंगे। तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसमें सिराजुद्दौला जो थे वो शिजाउद्दौला उनकी डिफीट हो गई थी। डिफीट होने के बाद जो मीर जाफर थे वो क्या बन गए थे, वहाँ के नवाब बन गए थे। तो आगे क्या होता है, जो मीर जाफर होते हैं ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ब्रिटिश का वहाँ पे लीडर है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी जो बंगाल जो उन बंगाल में वो नवाब है, तो नवाब जो भी काम कर रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस ज़्यादा कर रहे हैं तो मीर जाफर जो काम करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसको ना इरिटेशन हो जाती है, वो परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है, तो वो क्या करता है, डच के पास जाता है। डच अभी भी हैं, ठीक है ना, 1759 की वॉर नहीं हुई है अभी, ये सब कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो वो डच के पास जाता है, वो बोलता है डच को कि चलो हम दोनों मिलके इंग्लिश पे अटैक करते हैं। वो इंग्लिश पे अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पे, लेकिन हार जाते हैं वहाँ पे क्योंकि आर्मी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है। तो मीर जाफर को मारते तो नहीं है, लेकिन वो नवाब की पद से हट जाता है। तो उसका जो सन इन लॉ होता है, मीर कासिम, मीर कासिम को नया नवाब बना देते हैं 1760 में, ठीक है। अब ब्रिटिशर सोचते हैं कि यार मीर कासिम को हमने नवाब बना दिया तो ये हमारे हित में काम करेगा, हमारे भले का काम, हमारे भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, वो भी इरिटेट हो जाता है। क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई थी, या नहीं बताई थी तो पता नहीं, दस्तक पास होते थे, दस्तक पास, दस्तक। बंगाल में जिसके पास भी दस्तक पास है वो बिना टैक्स के वहां काम कर सकता है। यूजुअली जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की, उनके जो मेंबर्स होते थे उनके पास वो दस्तक पास रहता था। लेकिन वो क्या करते थे, कुछ पैसे के चक्कर में वो दस्तक पास औरों को भी पास ऑन कर देते थे। और इससे जो बंगाल की नवाब है उसमें जो उनकी ट्रेजरी है, उनका टैक्स सिस्टम है, उसको बहुत नुकसान होता था। तो इस चक्कर में जो मीर कासिम था बहुत वो भी इरिटेटेड था। तो वो क्या करता है, वो एक कदम आगे बढ़ता है मीर जाफर से, वो डच के पास नहीं जाता। वो क्या करता है, वो सबसे से पहले जाता है शुजाउद्दौला के पास जो होता है अवध का नवाब। ये शुजाउद्दौला नहीं है, ये शुजाउद्दौला है, ठीक है। ये एक ही उसके पास जाता है, एक ही जाता है मुगल एम्परर शाह आलम टू के पास, ठीक है। इन दोनों के पास जाता है, बोलता है भाई चलो हम तीनों मिलके इंग्लिश पे अटैक करते हैं, तीनों मिलके इसको हरा देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे और अपना अपना मस्त अपनी अपनी टेरिटरी में एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। अ, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले ये इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, इसने जो कैपिटल है ना, कभी कभी एक वन लाइनर क्वेश्चन आया है इससे कि हु शिफ्टेड कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो ये मीर कासिम ने किया था, ठीक है। अब हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कासिम गया शुजाउद्दौला के पास और शाह आलम के पास, दोनों ने बोला चलो मिलके इंग्लिश पे अटैक करते हैं, किया भी अटैक बैटल ऑफ बक्सर में। अब ये भाई ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनता ही बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि किस किस के बीच में हुई थी। तो ब्रिटिशर्स के साइड से था हेक्टर मुनरो, ठीक है। और दूसरी साइड से था कौन कौन, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू मुगल एम्परर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इस बैटल में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नव जो मुगल एम्परर जो कि इंडिया में राज कर रहा है उसे ही हरा दिया था, ठीक है ना। उसी की डिफीट हो गई थी। तो ये पॉइंट माना जाता है हमारी हिस्ट्री में कि इस पॉइंट से ब्रिटिशर्स की जो सुपरमेसी है वो एक तरीके से पूरी तरह स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एसएससी जेई हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, ज्यादा डीप क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो लेकिन मेन क्वेश्चन एक तो यही आने वाला है कि किस किस के बीच में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, दोनों मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और इन दोनों को इसके बाद मतलब डिफीट होने के बाद बैटल ऑफ बक्सर में कौन सी ट्रीटी हुई थी ये भी आएगा, ठीक है। जब ट्रीटी पूछेंगे तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। अब देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत बड़ी है, मतलब इन द सेंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किस किस जैसे एक पॉइंट ये भी है कि 2% सॉल्ट टैक्स लगा दिया था, ये लिख लो, ये तो लो, ये काम आ सकता है कि 2% सॉल्ट टैक्स लगा दिया था, ठीक है। मिदनापुर वगैरह में क्या बोलते हैं, ब्रिट इंग्लिश की आर्मी के लिए सरेंडर कर लिए थे,
और जो शाह आलम टू है उसको इलाहाबाद में रहने को भेज दिया था। ये सब चीजें आपके उस एग्जाम में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने केवल 3 पॉइंट बताए हैं, किस किस के बीच में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, और इसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, ये आपको मेनली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई 1765 में। ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे पूरी तरह राज कर लिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पक्का आता है, कई बार आया है, ये तो आप किसी भी एग्जाम में जाके देख लेना, आप गूगल में भी लिखेंगे फिर भी आएगा, कि जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लाया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब भाई ये तो केवल इसी से रिलेटेड नहीं है, जब आप हिस्ट्री में आगे जाएंगे ना तो डुअल सिस्टम अलग अलग जगह आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाया कि इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश राज के अंदर सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस करी थी? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट किसने एस्टेब्लिश करी थी? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किसने करी थी? तो इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने करी थी। ठीक है ना। अब डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है ये हमें समझना है, समझने वाली बात है, ये ईयर तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद रखना है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ, एक साइड कंपनी रूल कर रही है, एक साइड नवाब रूल कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे रूल हो रहा है? ठीक है, तो कंपनी है बड़ी चालाक। एक बात पूरी हिस्ट्री में याद रखनी है, कंपनी का एक ही मकसद है और ब्रिटिशर्स का भी एक ही मकसद है, इकोनॉमिक गेन्स। ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, उन्हें केवल पैसा कमाना है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा कैसे वो कितने चालाक लोग थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बंगाल में दो जनों का रूल होगा, एक होगा कंपनी का रूल और एक होगा नवाब का रूल। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कंपनी में क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो कंपनी है उनके पास दीवानी राइट्स भी होंगे और उनके पास निजामत राइट्स भी होंगे। देखो, कहीं भी पूरी हिस्ट्री में अगर दीवानी लिखा है, क्या लिखा है? दीवानी। दीवानी मतलब पगली दीवानी वाला दीवानी नहीं, कहीं पे भी दीवानी लिखा है इसका मतलब है बात हो रही है पैसों की, पैसे, रेवेन्यू। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करना है तो वो दीवान करता है। ठीक है, समझ गए? मतलब किसी भी, बंगाल जैसे एक अलग स्टेट था, स्टेट इन द सेंस अलग टेरिटरी थी उस टाइम पे, तो वहां पे जो भी टैक्स कलेक्शन करता है वो करेगा दीवान। ठीक है, इसलिए दीवान, जो दीवान है उसी वही पैसा इकट्ठा करेगा, वही पैसा को यूटिलाइज करेगा, मतलब कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है बताएगा। तो इसलिए उसे हम बोलते हैं दीवानी राइट्स। तो कंपनी ने अपने अंडर दीवानी राइट्स रख लिए। ठीक है, कि जो उसके लिए उन्होंने वो क्या करती थी, उन्होंने दो दीवान नॉमिनेट किए थे, नाम याद रखना जरूरी नहीं है पर दीवान नॉमिनेट वही कर रही थी, वही टैक्स कलेक्ट करेगी, किसके पास कितना पैसा जाएगा, कौन सा पैसा कहाँ यूज होगा, उन्हीं के कंट्रोल में था। तो दीवानी हो गया क्लियर। निजामत का मतलब होता है यहाँ पे पुलिस, पुलिस या फिर आपका बोलते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलूं, कोर्ट कचहरी जुडिशरी, आप समझ रहे हैं ना, जितने भी 3 पार्ट होते हैं ना एक उसके, स्टेट के, एक होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और कौन सा होता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जो होता है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो होता है उन दोनों में नजर रखता है कि ये जो लॉ बना रहे हैं वो बिल्कुल मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, या फिर जो भी रूल्स बनाए हैं या जो भी एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है ना। तो पुलिस और जुडिशरी ये दोनों के दोनों भी कंपनी के अंडर थी। ठीक है, और पुलिस का जो रोल वो करते थे, वो कैसे करते थे पुलिस का रोल अदा, उनके पास राइट था कि जो भी डेप्यूटी सूबेदार होगा किसी बंगाल स्टेट का, वो वही नॉमिनेट करेंगे। तो उनका पूरा कंट्रोल था किस पे, पैसे इकट्ठा करने पे भी, वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी करने को मेंटेन करने में भी, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कोई भी अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा केस होता है जिसमें लगता है कि हाँ कुछ इनडिफरेंस है या कुछ इसमें फ्रॉड हो रहा है या फिर लॉ का ब्रीच हो रहा है, तो जुडिशरी भी उन्हीं के हाथ में थी। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रखा था। लेकिन उन्होंने शातिरपना क्या किया, उन्होंने लोगों को बताया कि भाई जो पीस एंड ऑर्डर है ना, वो नवाब जो है वो पूरे स्टेट में वही क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब आप एक बात बताओ, पुलिस उनके हाथ में है, जुडिशरी उनके हाथ में है और पैसे भी उनके हाथ में है, तो नवाब पे क्या पावर है? कोई पावर नहीं है, टाइटल वाली पावर है बस, कि हाँ भाई एक नवाब है बंगाल का। तो उन्होंने क्या किया,
पीपल को पोर्ट्रे करने के लिए कि नहीं भाई नवाब ही रूल कर रहा है, हम तो केवल ऐसी कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, नवाब को नवाब की तरह रखा और अपने पास पूरे टैक्स कलेक्शन, पुलिस और जुडिशियल राइट्स रख लिए। ठीक है, तो ये जो डुअल गवर्नमेंट है ये साल 65 से 72 तक चली, ठीक है ना, राउंड अबाउट 7 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद 1972 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये था बंगाल की पूरी कहानी। इसमें जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया उसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी सब स्टोरी है। स्टोरी इसलिए बताई जा रही है बिकॉज स्टोरी के रूप में याद रखोगे तभी याद रहेगा। टू द पॉइंट अगर रखने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा बॉस। ठीक है, तो ठीक है, आज हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं मैसूर, टीपू सुल्तान पता है ना, टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। मैसूर एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर मराठास में आएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।